भारत में ना इस वक्त कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। देश अपनी पूरी कानूनी बुनियाद को मतलब एकदम जड़ से नए सिरे से लिख रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसे आप एक तरह का नेशनल सिस्टम अपडेट समझिए। एक ऐसा अपडेट जो हम में से हर एक की जिंदगी पर असर डालने वाला है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या कोई बड़ा बिजनेस। तो सवाल ये उठता है कि जब 1.4 अरब लोगों का देश अपने सबसे जरूरी कानूनों को एक साथ बदल देता है तो होता क्या है। जरा इस बात की स्केल के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलने जैसा नहीं है, ये तो मानो पूरे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड किया जा रहा हो। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये कोई अलग थलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा हैं। देश को मॉडर्नाइज करने की एक पूरी लहर है ये। साल 2025 में भारत ने डिजिटल दुनिया से लेकर अर्थव्यवस्था और न्याय प्रणाली तक हर चीज के नियमों को नए सिरे से लिखने की शुरुआत की। तो आज हम इन्हीं बड़े बदलावों को 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे: डिजिटल, इकोनॉमी और जस्टिस सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल दुनिया से। यहाँ जो नए नियम आए हैं, उनका सीधा असर हमारी ऑनलाइन जिंदगी पर पड़ने वाला है। और जैसे ही ये नए नियम सामने आए, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। लोगों के रिएक्शंस बहुत तेज थे। जैसे एक रेडिट यूजर ने लिखा, ड्रीम 11 जैसी बकवास पर बैन और उसी बिल में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा। एक दिन पहले भी यकीन नहीं होता। मतलब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही कानून में एक तरफ रियल मनी गेमिंग को बैन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को प्रमोट। तो ये नया कानून ना एक बहुत ही साफ लाइन खींच देता है। पहले गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को लेकर जो लंबी कानूनी बहसें चलती थी रियल मनी गेमिंग के लिए, अब वो सब खत्म। मतलब अगर असली पैसा इन्वॉल्व है तो गेम बैन है, चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स हो, रमी हो या पोकर। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को अब सरकार की तरफ से ऑफिशियल सपोर्ट मिल रहा है। एकदम साफ बंटवारा। और देखिए, ये सिर्फ गेमिंग कंपनियों की बात नहीं है। इसका असर असल जिंदगी, लोगों की नौकरियों पर पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इस बैन से करीब करीब 2 लाख नौकरियां प्रभावित हुई हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये पॉलिसी सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि असल में लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ी है। लेकिन रुकिए, डिजिटल नियमों की कहानी सिर्फ गेमिंग पर खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा एक बदलाव आया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। मतलब सरकार अब ये तय कर रही है कि हमारा और आपका पर्सनल डेटा कंपनियां कैसे इस्तेमाल करेंगी। और सच कहूं तो ये बदलाव शायद गेमिंग वाले बदलाव से भी कहीं ज्यादा बड़ा। इस नए कानून यानी डीपीडीपी एक्ट में एक बहुत जरूरी टर्म है डेटा फिड्यूशरी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो ये तय करती है कि आपके पर्सनल डेटा का क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो डेटा फिड्यूशरी है और अब सारी जिम्मेदारी उन्हीं की हो। और हाँ, लोगों को कंट्रोल देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कंसेंट मैनेजर। इसे आप एक तरह का पर्सनल डेटा का रिमोट कंट्रोल समझ सकते हैं। एक ही जगह से कोई भी देख पाएगा, मैनेज कर पाएगा कि उसने किस कंपनी को अपना डेटा इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, और चाहे तो उस परमिशन को वापस भी ले सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार इन नियमों को लेके कितनी सीरियस है। तो इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। अगर कोई कंपनी इन नए डेटा प्राइवेसी कानूनों को नहीं मानती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, 250 करोड़ रुपए। इससे साफ है कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही। अच्छा, तो डिजिटल दुनिया से आगे बढ़ते हैं। बदलाव की ये जो लहर है, ये अब भारत के आर्थिक ढांचे तक पहुंच चुकी है और इसका सेंटर पॉइंट है कैपिटल मार्केट्स। देखिए, दशकों से ना भारत का जो कैपिटल मार्केट था वो कई अलग अलग कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। 1956 का एक एक्ट, फिर 1992 का, फिर 1996 का, ये सब मिलकर काफी कंफ्यूजिंग हो गया था। तो अब सरकार एक नया सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड लेकर आई है, जिसका काम है इस पूरे उलझे हुए जाल को सुलझाना और इन सभी पुराने कानूनों को मिलाकर एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाना। तो इस नए कोड का मकसद क्या है? सीधा सा है, कानूनों को आसान बनाना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा सुरक्षा देना और देश में बिजनेस करने के माहौल को और बेहतर बनाना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो छोटी मोटी प्रोसीजरल गलतियां होती थीं, उन्हें अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उन पर सिर्फ सिविल पेनल्टी लगेगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब आते हैं इस पूरे बदलाव के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे हिस्से पर,
वो है भारत के क्रिमिनल लॉज का पूरी तरह से बदल जाना। अब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी जो 1860 से चला आ रहा था वो खत्म हो गया है। उसकी जगह ले ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये 160 साल पुरानी औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने जैसा है। और ये बदलाव भाषा के स्तर पर भी दिखते हैं। एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल उदाहरण देखिए। पुराने कानून में लूनेटिक, इडियट जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। नए बीएनएस में इनकी जगह पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड जैसे ज्यादा सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इतना ही नहीं, जेंडर की परिभाषा में अब पहली बार ट्रांसजेंडर शब्द को भी ऑफिशियली शामिल किया गया है। लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जस्टिस सिस्टम में असल जमीनी बदलाव भी लाए गए हैं, जैसे कि कुछ छोटे अपराधों के लिए अब जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। वहीं मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे नए अपराधों को जोड़ा गया है और कई पुराने अपराधों के लिए सजा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो हमने डिजिटल, इकोनॉमिक और जस्टिस तीनों क्षेत्रों में हुए बदलावों को देखा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये बड़ी तस्वीर क्या कहती है। तो जब हम डिजिटल राइट्स, मार्केट के नियम और अपराध की परिभाषा इन सब को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। भारत एक तरह का फुल स्टैक नेशनल अपग्रेड कर रहा है। ये छोटे-मोटे अपडेट जैसा नहीं, ये तो पूरे सिस्टम को रीबूट करने जैसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी और साहसिक छलांग है या फिर हर चीज को कंट्रोल करने की एक जल्दबाजी? भारत की नई रूल बुक तो लिखी जा चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, मतलब इसे जमीन पर लागू कैसे किया जाता है।